स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, उसकी फर्स्ट वीडियो आई थी जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन, चार्ज समझाया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताया था, कुछ क्वेश्चंस कराए थे छोटे मोटे, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 बताया था। उसके बाद वेज ऑफ चार्जिंग बताया था। पहला बताया था बाय कंडक्शन, दूसरा बाय इंडक्शन, तीसरा बाय फ्रिक्शन। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है समझा दिया था, ठीक है। उसके आगे ये सेकंड वीडियो है, इसमें क्या बताऊंगा। तो बच्चों, जो मेन टॉपिक है ना इस चैप्टर का, वो है कूलम्ब्स लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। आओ शुरू करते हैं। तो हेडिंग क्या है अपनी? कूलम्ब्स लॉ। लगा लो सब हेडिंग कूलम्ब्स लॉ। बच्चों, कूलम्ब्स लॉ होता क्या है? तो सबसे पहले ना कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, तो पहले ना हम इसका ना स्ट्रक्चर समझते हैं कि कूलम्ब्स लॉ रखता क्या है। तो मैंने कहा ना, ये आपका कोई एक फर्स्ट चार्ज है और ये आपका कोई एक सेकंड चार्ज है। तो इसका नाम मैं देता हूँ पॉजिटिव Q1। अभी आप पॉजिटिव से समझो। और इसका नाम देता हूँ मैं पॉजिटिव Q2। तो मैंने कहा ये है फर्स्ट चार्ज, ये है सेकंड चार्ज। अब मैंने कहा ये फर्स्ट चार्ज है तो ये ना इसका सेंटर है, फर्स्ट चार्ज का सेंटर। और ये सेकंड चार्ज है तो ये ना इसका सेंटर है। अब मैं इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनाऊंगा, ये। और ये जो लाइन है ना, इसका नाम होगा R। इस लाइन का क्या नाम होगा? R। तो मैंने कहा सबसे पहले जो Q1 है वो एक रेस्ट चार्ज है। कैसा चार्ज है? रेस्ट, रुका हुआ चार्ज है। दूसरा एक पॉइंट चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज, मतलब बहुत छोटा चार्ज है, पहला। दूसरा Q2 कैसा है? तो Q2 भी रुका हुआ चार्ज है, रेस्ट चार्ज है। और दूसरा एक पॉइंट चार्ज है। दूसरा एक कैसा है? पॉइंट चार्ज, ठीक है। अच्छा, तीसरा मैंने क्या बताया? R क्या है? R। तो मैंने कहा R इज द डिस्टेंस बिटवीन अब मैंने कहा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी लाइन है जिसने दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन किया है। तो मैं ये नहीं कह सकता लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस, ऐसे भी कह सकता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ बच्चों, देखो मैंने कहा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जो सेम चार्ज होते हैं ना, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब ये ना इसको दूर भगाएगा और ये इसको दूर भगाएगा। तो जो पॉजिटिव वाला है ना, ये वाला ये इसको इस डायरेक्शन में भगाएगा और ये वाला जो है वो इसको इस डायरेक्शन में भगाएगा। अब मैंने कहा ये वाली यहाँ पे लगेगी एक फोर्स, यहाँ पे क्या लगेगी? एक फोर्स। यहाँ पे भी क्या लगेगी? एक फोर्स। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे कौन सी फोर्स लगेगी? तो आप बोलोगे देखो ये कौन सी फोर्स है? तो ये जो Q2 चार्ज है ना, Q2 चार्ज ने इस Q1 चार्ज पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाई। तो फोर्स किस पे लगी? फोर्स लगी 1 पे। तो ना इसको अच्छे से ऐसे देखोगे, F1 2, फोर्स लगी 1 पे, किसने लगाई? 2 ने। तो इसको आप पढ़ोगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू। देखो क्या हुआ, Q2 चार्ज ने Q1 में इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई। सेम ऐसा Q1 जो चार्ज है ना, इसने Q2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई। तो क्या मैं इसको अच्छे से ये नहीं लिख सकता? F21, फोर्स लगी है सेकंड चार्ज पे, लगाई किसने? फर्स्ट ने। तो इसको मैं ये नहीं पढ़ूंगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। अब मैं कहता हूँ बच्चों, जो दोनों फोर्स है ना, जब मैंने एक्सपेरिमेंटली देखा तो जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, ये वाली फोर्स, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, ये वाली फोर्स, ये दोनों बराबर है। तो दोनों को मैंने क्या बोल दिया? F बोल दिया। इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इन दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्वल मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। देखो एक इधर है, एक इधर है, बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं कहता हूं बच्चों, देखो होता क्या है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो ना इन दोनों के बीच में एक फोर्स रखता है। तो मैं कहता हूं इन दोनों के बीच में जो फोर्स रखता है उसको मैंने क्या बोल दिया? F। अब जब ये देखा गया तो ये जो फोर्स है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के, ठीक है। और ये जो दोनों फोर्स है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों चार्जेस के सेंटर का जो डिस्टेंस है ना, उसके स्क्वायर के, ठीक है। और बच्चों एक चीज और होती है, उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा ये जो सिस्टम है Q1 Q2 R, ये जो सिस्टम है, ये कहीं तो होगा, हवा में होगा, पानी में होगा, कपड़े में होगा, प्लास्टिक में होगा, किसी चीज में तो होगा। तो मैंने कहा ये जो पूरी की पूरी चीज है ना, ये किसी ना किसी मीडियम में होती है, किस में होती है? मीडियम। तो जो फोर्स है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उस मीडियम के,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, मीडियम के। और ये जो मीडियम है ना, इस मीडियम के लिए आप लगाओगे के, इसको बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ मीडियम। क्या बोलोगे आप इसको, कांस्टेंट ऑफ मीडियम। आगे बताऊंगा क्या होता है। तो मैंने कहा अब अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करके समझो, जो फोर्स है, अब अगर मैं इन तीनों को साथ में दिखूं तो मैं ये नहीं दिखूंगा फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मल्टीप्लाई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर के, और ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, मीडियम के। ठीक है, तो मैंने कहा जब यहाँ से मैंने इक्वल टू ये प्रोपोर्शनल हटाया तो यहाँ क्या लगा दिया, इक्वल टू, और जब भी इक्वल टू लगता है ना तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है ना बच्चों, ये वही कांस्टेंट है जो यहाँ पे है, तो ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो यहाँ से जो मेरे पास फॉर्मूला बन के आया वो ये नहीं बन के आया, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला बन के आया कि नहीं आया? तो भाई यही जो फॉर्मूला है ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर दो पॉइंट चार्ज जो कि रेस्ट पे हैं उनके सिस्टम में कुछ भी फोर्स लगेगी तो उसको आप इससे निकाल सकते हो। तो मैंने कहा जो ये वाली फोर्स है ना वो भी इतना ही है, और जो ये वाली फोर्स है ये भी इतना ही है, बस इन दोनों का डायरेक्शन फर्क है। समझ आया? तो ये क्या था अपना कूलम्ब्स लॉ। अब बच्चों फटाफट इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया? अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो बच्चों मैं इसको मिटा देता हूँ। तो मैंने क्या बोला, अगर फर्स्ट चार्ज है और यहाँ पे सेकंड चार्ज है, बीच में आर डिस्टेंस है, तो जो यहाँ फोर्स लगता है वो क्या है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों जो के है ना, इसको बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ मीडियम। कभी आपसे पूछे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब आप बोलोगे देखो ये वाली वैल्यू ना एक्सपेरिमेंट से आई है, लेकिन ये यूनिट कैसे आई है मैं बता देता हूँ। तो मैंने कहा फोर्स क्या है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। के की पता नहीं, चार्ज की कूलम्ब, और आर एक डिस्टेंस है तो मीटर, और मीटर का क्या, स्क्वायर। तो न्यूटन इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। इसकी चाहिए ना, इसको यहाँ भेजो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आ गया नीचे, तो एक इसकी यूनिट आ गई के की। क्लियर है? अच्छा, अब आगे सुनना, यहाँ तक में कोई डाउट? ठीक है। अब बच्चों जो के है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। 1/4 पाई एप्सिलॉन, इस चीज को पढ़ते हैं एप्सिलॉन। और ये जो है ना, इसको मैं बोलता हूँ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको मैं क्या बोलता हूँ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब होता है, देखो परमिट से आपको क्या समझ आ रहा है, परमिट का मतलब है किसी चीज को अलाउ करना, लेकिन यहाँ पे परमिट का पता है क्या मतलब है, कि परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी तकलीफ उतनी ज्यादा होगी। समझ रहे हो आप, परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी तकलीफ उतनी ज्यादा होगी। तो मैंने कहा परमिटिविटी जितनी कम हो उतना अच्छा, और परमिटिविटी जितनी ज्यादा उतनी दिक्कत। आगे समझेंगे और अच्छे से। तो यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मैंने कहा बच्चों जो भी हम बात करेंगे ना, वो ज्यादातर या तो आप वैक्यूम के लिए बात करोगे, या तो एयर के लिए बात करोगे, या तो इसी को बोलोगे फ्री स्पेस के लिए। किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। तो इन तीनों के लिए जो एप्सिलॉन है ना, उसकी जगह आप एप्सिलॉन नॉट लिखोगे। इस जीरो की वजह से इसका नाम हो गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मैंने कहा क्या यहाँ से k की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या? तो जैसे k की ये वाली वैल्यू आई, अब मैं फोर्स की एक और वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो मैंने कहा फोर्स इन, या तो मैं एयर बोल दूं, या तो मैं वैक्यूम बोल दूं, या तो मैं क्या बोल दूं, फ्री स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू होती है, k की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये है कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ये क्या आ गया, कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ फोर्स। इसे नोट करो। तो देखो जो मैंने अभी आपको समझाया उसको समराइज कर दो। मैंने आपको क्या बोला, अगर दो चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और उनके सेंटर से डिस्टेंस है r, तो इनके बीच का फोर्स होता है k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। या फिर आप अगर k को ओपन करो, तो अगर मैं एयर के लिए बात करूं, या तो एयर के लिए, या तो वैक्यूम के लिए, या तो इसी को क्या बोलूंगा, फ्री स्पेस के लिए। तो यहाँ पे आप k की वैल्यू लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला। अच्छा, और क्या बोल सकता हूँ, अब बच्चों ये जो दोनों तरीके हैं ना, ये स्केलर फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, स्केलर, क्योंकि यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड की बात तो करी, लेकिन क्या यहाँ से कुछ डायरेक्शन वगैरह का सीन समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो वेक्टर फॉर्म देखेंगे, बट अभी आप इसको समझो। ठीक है, इसके आगे
इसके आगे क्या है, तो देखो यहाँ से बच्चों एक चीज़ और समझो, जो फोर्स है, फोर्स ये क्या है, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। मैंने कहा मान लो ये सब कांस्टेंट है, ये सब क्या है, कांस्टेंट। भाई k क्या है, एक कांस्टेंट, q1 और q2 फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज, तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो मैंने कहा ये पूरा कांस्टेंट है, तो मैंने कहा f इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन आर का स्क्वायर। अब मैंने कहा कांस्टेंट हटा दो तो प्रोपोर्शनल आ गया, और कांस्टेंट की जगह देखो 1/r स्क्वायर। अब मैंने कहा ये जो फोर्स है ना, ये रेडियस मतलब ये जो फोर्स है ये इन दोनों के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कभी क्वेश्चन आया इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो बच्चों इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, इधर मान लो फोर्स है, इधर मान लो आर है, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और ये जो ग्राफ है ना, इसके शेप को, इसके शेप को आप क्या बोलोगे, शेप 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 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके शेप का क्या नाम होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब भी देखो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसे क्या बोलते हो, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो जब भी इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है ना, उसका ग्राफ ऐसे ही बनता है, कैसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह, ठीक है। तो फटाफट आप इसे नोट करो, फिर हम देखते हैं कूलम्ब्स फॉर्म का वेक्टर फॉर्म, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब बच्चों अब जो हमें देखना है वो ये देखना है, अभी तक जो हमने देखा था वो था कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म। अब मैं देखूंगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखो कैसे निकालूंगा, देखना। तो मैंने कहा ये क्या था, फर्स्ट चार्ज, ये क्या था, सेकंड चार्ज, ये बीच की डिस्टेंस क्या थी, आर, बीच की डिस्टेंस क्या थी, आर। अब मैंने कहा मेरे को क्या चाहिए, वेक्टर फॉर्म। तो मैंने कहा ये बताओ जब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, तो उसको कैसे लिखूँ, तो मैं किस तरफ जा रहा हूँ, Q2 की तरफ, तो यहाँ देखो R2 वेक्टर, और किधर से जा रहा हूँ, इससे, तो यहाँ देखो R1 वेक्टर। यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जब मैं इस डायरेक्शन में देखूंगा तो कितना आएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब मैं ये वाली डिस्टेंस देखना चाहता हूँ, तो यहाँ से यहाँ वाली डिस्टेंस जब मैं इधर आ रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं किस तरफ आ रहा हूँ, R1 की तरफ, तो R1 वेक्टर। कहाँ से आ रहा हूँ, 2 से, तो R2 वेक्टर, ठीक है। अब बच्चों हमेशा याद रखना, ये और ये जो है वो है तो इसी R के बराबर, तो मैं बोलता हूँ R2 माइनस R1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और R1 माइनस R2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों इसी R के बराबर है। इस वाले पहला पॉइंट क्लियर। अच्छा, अब मैंने कहा बच्चों देखो एक चीज़ समझो आप, मैंने कहा अगर कोई भी वेक्टर है तो उसमें दो चीज़ होती है, एक तो उसका होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका यूनिट वेक्टर। इस चीज़ को मैं कहता हूँ यूनिट वेक्टर। क्या बोलता हूँ मैं इसको, यूनिट वेक्टर। तो मैं बोलता हूँ अगर किसी नंबर का कोई वेक्टर है ना, अगर कोई वेक्टर है तो उसमें उसका मैग्नीट्यूड आता है, उसका यूनिट वेक्टर आता है। तो क्या मैं यूनिट वेक्टर यहाँ से ये नहीं निकाल सकता कि ये वेक्टर था और इसको नीचे भेज दिया, इसको क्या भेज दिया, नीचे। तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड, ठीक है। अब मैं कहता हूँ आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा फोर्स निकालो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। मैंने कहा इस डायरेक्शन में क्या लगेगी, फोर्स लगी 1 पे, किसने लगाई, 2 ने। इस डायरेक्शन में क्या लिखेगी, फोर्स लगी 2 पे, किसने लगाई, 1 में। तो मैं निकालना चाहता हूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो मैंने कहा फॉर्मूला पता है ना मेरे को, फॉर्मूला है KQ1 Q2 बाई क्या, KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। अब मैंने कहा ना मुझे ना इसको वेक्टर बनाना है, मुझे इसको क्या बनाना है, वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड था तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, यूनिट वेक्टर। देखो मैग्नीट्यूड तो ये था ही, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, यूनिट वेक्टर। अब किसके यूनिट वेक्टर से, तो इस आर के यूनिट वेक्टर से। किसके यूनिट वेक्टर से, इस आर के यूनिट वेक्टर से। ऐसे कर दिया। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, ये r का यूनिट वेक्टर निकलेगा कैसे, ये r का यूनिट वेक्टर निकलेगा कैसे। तो मैंने कहा r का यूनिट वेक्टर पता है कैसे निकलेगा, देखो r वेक्टर जो है वो क्या होगा, r का मैग्नीट्यूड इनको r का ये। तो मैंने कहा r का ये किसके बराबर होगा, डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड इसके। अब मैंने कहा ये जो r वेक्टर था, ये जो r वेक्टर था वो ये नहीं था कि r1 माइनस r2 r वेक्टर के बराबर था। तो जहाँ पे R वेक्टर है वहाँ मैं ये नहीं लिख सकता R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और यहाँ पे नीचे लिख दूँ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखना शुरू करो F12। हाँ, ये हो गया वेक्टर KQ1 Q2 बाई ये हो गया R का स्क्वायर, और ये कितना था, तो इसकी वैल्यू थी
R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर है क्या? अब मैंने कहा इस R को इस कहाँ गया, तो मैंने कहा देखो ये जो ये रहा, इस R को भी तो मैं ये लिख सकता हूँ, लिख देते हैं। तो मैंने कहा F12 K Q1 Q2 और ये किसके बराबर है? R1 माइनस R2, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और ये भी मॉड में, और ऊपर क्या है? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, अब देखो तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किसके बराबर आ गया? K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन, अब देखो यहाँ पे R1 माइनस R2 है, यहाँ पे भी R1 माइनस R2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो सीधा सीधा लिख दूँ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब। ये हो गया। तो ये जो है ना, ये जो चीज़ है, ये क्या है? ये है आपकी, ये जो चीज़ है ये है आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वापस बताता हूँ, वापस देखो क्या किया, देखो मैंने क्या बोला, मैंने आपसे कहा कि इस वाली डायरेक्शन को R2 माइनस R1 बोला, इस वाली को क्या बोला? R1 माइनस R2, और ये दोनों किसके बराबर है? R के। तो यहाँ से ना सबसे पहले मैंने ये वाला पॉइंट नोट किया। अब मैंने कहा मुझे निकालनी है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो मुझे निकालनी है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। जब मैं F12 निकाल रहा हूँ तो मैं किस तरफ जा रहा हूँ? तो मैंने कहा फोर्स ऑन 1 इस तरफ है, और जब मैं इस तरफ जा रहा हूँ, जब मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ? R1 माइनस R2 के। तो जहाँ R था ना वहाँ मैंने लिख दिया R1 माइनस R2। ये है यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, और मैंने सॉल्व कर दिया। तो ये तो हो गया F12। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाता फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो मैंने कहा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस तरफ है, तो बिना देखे ना मैं ये लिख देता K Q1 Q2 अपॉन, अब मैंने कहा मैं इस तरफ जा रहा हूँ, इस तरफ जा रहा हूँ, जब मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो R2 माइनस R1, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? Q। अब मैंने कहा जो यहाँ है वही यहाँ पे, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। एक ये हो गया। अच्छा बच्चों देखो, किसी किताब में क्या होगा, इसको ना और सॉल्व कर देते हैं, लेकिन वहां पे आ जाएगी कंफ्यूजन। तो बेस्ट मेथड है कि आप इसको यहां तक करो और यहां पे छोड़ दो। क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो बच्चों देखो अब हमें क्या देखना है? कूलम्ब्स लॉ तो हमने समझ लिया, लेकिन कूलम्ब्स लॉ की ना कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं, और यहां तक कि कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। तो कूलम्ब्स लॉ जो है ना वो पॉइंट चार्जेस में ही लगेगा। लेकिन इसका क्या मतलब है? तो मैंने कहा अगर आपने एक्सटेंडेड चार्ज ले लिया, जैसे मैंने कहा पॉइंट चार्ज हो गया ये, लेकिन मैंने कहा ये सरफेस है और यहाँ से यहाँ तक चार्ज है, तो उसमें ना ये फेड हो जाता है, पहला। दूसरा, ये सिर्फ रेस्ट चार्ज पे रखता है। अब बच्चों रेस्ट चार्ज का ये मतलब है कि या तो दोनों चार्ज किस में होंगे? रेस्ट में। लेकिन ये भी मतलब है कि मान लो एक चार्ज मोशन में है, लेकिन अगर दूसरा रेस्ट में है ना, तो मैंने कहा कूलम्ब्स लॉ कहाँ लगेगा? तो मैंने कहा अगर दोनों रेस्ट में है ना तो कूलम्ब्स लॉ लग जाएगा। अगर एक रेस्ट में और एक मोशन में है तब भी कूलम्ब्स लॉ लग जाएगा। लेकिन अगर दोनों चार्ज मोशन में है, दोनों किस में है? मोशन। अगर दोनों मोशन में है तो कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा। तो ये यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, फटाफट से नोट करो। ठीक है, हो गया। अब बच्चों देखो यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक देखना है। वो क्या देखना है कि ना जो कूलम्ब्स लॉ, देखना दो तरह की फोर्स होती है, दो तरह की। एक का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और एक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक का क्या नाम है आपके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू G m1 m2I r²। जहां पे जो G होता है ना, इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये होता है K Q1 Q2 by r²। जहाँ पे ये जो K होता है, ये होता है कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो बच्चों देखो इन दोनों में ना सिमिलैरिटी है, इन दोनों में कुछ क्या है? सिमिलैरिटी। पहली सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ना, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो फोर्स है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है, और जो यहाँ पे फोर्स है ये भी किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r²। तो बोथ फॉलोज
इनवर्स स्क्वायर लो, इनवर्स स्क्वायर लो, इसमें भी यही बात है, ठीक है। तो अब इनमें ना डिफरेंस क्या है, ये तो सिमिलरिटी हो गई, अब कुछ डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस। तो बच्चों ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा चीजों को अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेगी और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट। तो ये जो है ना, ये जो है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, हमेशा ये अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पूछूं, अगर मैं इसका यहाँ पे डिफरेंस देखूं, अगर मैं इसका यहाँ पे डिफरेंस देखूं, तो मैं बोलूंगा कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव। दूसरा मैं बोलता हूँ, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये हर जगह लगता है, ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो वेरिड always does not depend on medium, does not depend upon medium। लेकिन ये वाला जो फोर्स है, ये वाला, ये हर जगह वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड एवरीवेयर। और ये किस पे डिपेंड करता है, तो मैंने कहा देखो ये के पे डिपेंड करता है, और के मीडियम से बदल जाता है। पानी का के अलग होगा, हवा का अलग होगा, प्लास्टिक का अलग होगा। तो जैसे जैसे मैंने मीडियम बदला, फोर्स भी तो बदल गया। तो नॉट वैलिड एवरीवेयर एंड चेंज विथ चेंज इन मीडियम। जैसे ही मीडियम चेंज होगा, फोर्स भी क्या हो जाएगी, चेंज। एक चीज और बच्चों याद रखना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, वो स्मॉलर फोर्स होती है, या फिर आप सीधा बोलो वीक फोर्स होती है। कैसी फोर्स होती है, वीक फोर्स। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। कैसी फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। तो इतनी बातें आपको आनी चाहिए थी, फटाफट आप इसे नोट करो। फ्रेंड्स अब देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ पे करने के लिए, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन एक अभी कराऊंगा। तो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो कह रहा है एक चार्ज है Q, तो एक चार्ज है Q, ठीक है, उसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया, तो दो पार्ट्स में तोड़ दिया, पार्ट A और पार्ट B। तो मैंने कहा ये जो दो पार्ट में टूटे, तो कैसे टूटे होंगे, तो मैंने कहा टोटल Q चार्ज है। मैंने कहा मान लो जो पहला वाला पार्ट होगा वो क्या हो गया, x, तो दूसरा वाला क्या हो गया, Q माइनस x, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब चार्ज Q को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया। अब ये जो दो पार्ट्स है ना, इसको कुछ सेपरेशन पे रखा, ठीक है, कुछ सेपरेशन पे। तो मैंने कहा ये आपका पहला चार्ज है, और इसके कुछ सेपरेशन पे मैंने ये दूसरा वाला चार्ज रख दिया। तो मैंने कहा ये x कूलम्ब है, और मैंने कहा ये वाला क्या है, Q माइनस x, और बीच में डिस्टेंस मान लो r। कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा कि जब क्वेश्चन ये कहता है कि एक चार्ज है Q जिसको आपने दो पार्ट्स में तोड़ा, और इन दो पार्ट्स को जब आपने किसी सेपरेशन पे रखा ना, तो जो इनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम है। तो इस केस में जो यहाँ पे जो फोर्स है वो कैसा है, मैक्सिमम। तो ये बताओ जब इस केस में फोर्स मैक्सिमम है, तो बताओ जरा यहाँ पे इस चार्ज की क्या वैल्यू है और इस वाले चार्ज की क्या वैल्यू है। तो क्वेश्चन समझे, इसको करते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो एक साइड में बना देता हूँ, यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक बेसिक सा डायग्राम बनाता हूँ। तो मैंने कहा मान लो जो पहला वाला चार्ज है वो क्या है, x कूलम्ब, ठीक है, वो सब तो लिख दोगे, और दूसरा वाला क्या है, Q माइनस x कूलम्ब। जो बीच में डिस्टेंस है क्या है, r, ठीक है। अब मैंने कहा फोर्स निकालना है, तो फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो मैंने कहा ये वाला चार्ज है Q1 और ये वाला चार्ज क्या है, Q2, ठीक है। तो मैंने कहा Q1 कितना है, x, और Q2 कितना है, Q माइनस x अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब प्रॉपर देखो, तो मैंने कहा K x Q माइनस x अपॉन r स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी। तो जो फोर्स है वो कितना है, K x Q माइनस K और x कितनी बार है, दो बार, अपॉन r स्क्वायर। अच्छा इसको और ब्रेक करो, तो मैंने कहा ये हो गया K x Q बाई r स्क्वायर माइनस K x स्क्वायर बाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है, चलो ठीक है। अब मैंने कहा फोर्स क्या लिखा हुआ है, फोर्स लिखा हुआ है K x Q बाई r स्क्वायर माइनस K x स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने कहा बच्चों जो फोर्स है वो मैक्सिमम है। तो ये जो मैक्सिमम वर्ड है, ये एक मैथ्स के टर्म से आता है जिसका नाम है मैक्सिमम।
क्या नाम है, मैक्सिमा। जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में मान लो ऐसा ग्राफ है, तो मैंने कहा ये वाला जो ग्राफ है ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो इसको मैं कहता हूँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बोलता हूँ मैं इसको, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना, जब भी आपसे मैक्सिमम या मिनिमम टर्म बोले ना, तो आपको डिफरेंशिएशन कर देना है और डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर कर देना है। क्लियर? तो क्या करो इस केस में, क्या करो यहाँ पे ना डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब किसके रिस्पेक्ट में करते हो, तो इस x के विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने कहा ये हो गया df बाई dx और ये हो गया d बाई dx ऑफ kx क्यूब बाई आर स्क्वायर माइनस d बाई dx ऑफ kx स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया df बाई dx। अब मैंने कहा देखो x को छोड़ के बाकी सब बाहर, k क्यू आर स्क्वायर बाहर, डिफरेंशिएशन आता है ना, और ये हो गया d, अंदर है x और ये भी x। ठीक है, माइनस अब देखो x स्क्वायर को छोड़ के k बाई आर स्क्वायर बाहर, और यहाँ पे क्या है d बाई डी एक्स ऑफ किसका, x स्क्वायर का। यहाँ तक में कोई डाउट, यहाँ तक में कोई डाउट? ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है df बाई dx किसके बराबर है, k क्यू बाई आर स्क्वायर, k क्यू बाई आर स्क्वायर। अब मैंने कहा dx बाई dx क्या 1 माइनस k बाई आर स्क्वायर, k बाई आर स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर का। तो बच्चों देखो ना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो कभी ऐसा है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो ये होता है n x n माइनस 1, मतलब जो पावर है ना वो यहाँ आ जाती है, फिर यहाँ देखो x और दो में से एक को माइनस करो तो एक ही तो बचेगा। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो मैंने कहा जो df बाई डी एक्स है वो है k क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू एक्स बाई आर स्क्वायर, यही है, यहाँ तक है। अब मैंने कहा मैक्सिमम होता है ना, तो ये जो df बाई डी एक्स है इसको क्या रख दो 0, तो मैंने कहा इसकी जगह रख दिया 0, ये हो गया k क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस 2kx बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने कहा ये वाली जो टर्म है इसको इधर ले जाओ और क्या करोगे, तो माइनस k क्यू बाई आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2kx बाई आर स्क्वायर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे बच रहा है q और यहाँ पे बचा है 2 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या बच गया 2 इंटू एक्स। अब मैंने कहा ये 2 को इधर ले जाओ, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी है q बाई 2 कूलम, q बाई 2 क्या कूलम। ठीक है, तो मैंने कहा जो फर्स्ट वाला चार्ज है उसको आपने x माना था, तो जो फर्स्ट चार्ज है, फर्स्ट चार्ज वो था x और x की वैल्यू कितनी है q बाई 2 कूलम। तो फर्स्ट चार्ज की वैल्यू आ गई, फर्स्ट चार्ज की। सेकंड की निकालो, सेकंड चार्ज तो वो कितना था, वो था q माइनस एक्स, तो q माइनस q बाई 2, यानी ये भी कितना आ गया q बाई 2 कूलम। ठीक है, तो बच्चों जो फर्स्ट चार्ज था ये वाला चार्ज, इसकी वैल्यू आ गई q बाई 2 कूलम और इसकी भी कितनी आ गई q बाई 2 कूलम। समझे? तो क्वेश्चन ये था कि किसी एक चार्ज है q, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो, तो हमने कर दिया। अब कह रहा है जब इन दो पार्ट्स को किसी सेपरेशन पे रखा ना, तो जो इनका फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। तो हमने क्या किया, दो चार्ज मतलब दो अलग अलग पार्ट लिखे, डिस्टेंस लिखी, फोर्स का फॉर्मूला लगाया, बस कुछ नहीं किया, सॉल्व किया। फिर मैंने कहा मैक्सिमम की बात करनी है ना, तो जो फोर्स है उसकी डिफरेंशिएशन करो और उसको 0 के बराबर कर दो। तो मैंने कहा फोर्स की डिफरेंशिएशन को किसके बराबर कर दिया 0 के, बाकी इधर दे गया, काटाफीटी करी तो q इक्वल टू 2x और मुझे x चाहिए था तो x आ गया q बाई 2। तो जो फर्स्ट चार्ज है वो आ गया q बाई 2, तो सेकंड आ गया q माइनस q बाई 2, तो ये भी क्या हो गया q बाई 2। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले हम कूलम्स लॉ के अच्छे 5 6 7 8 सवाल करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको जो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन आते हैं, ट्राइंगल बेस्ड सुपरपोजिशन, ये सब भी कराऊंगा और इसके भी कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ एनसीईआरटी के, कुछ पीवाईक्यूज और कुछ कंपटीशन लेवल के अच्छे सवाल। ठीक है, तो देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।